हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतरा भाग 2 का गद्य खंड चैप्टर नंबर 15 सनवदिया। सनवदिया हमारे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। हमारे कवि फणीश्वर नाथ रेणु की यह एक संवेदनशील कहानी है। यह एक संदेशवाहक की कहानी है। इसमें मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई है। सनवदिया का नाम हरगोबिंद है। हरगोबिंद एक सनवदिया है, अर्थात संदेश वाहक है। एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा सनवदिया के लिए आया, यानी हरगोबिंद के लिए आया। तो उसको इस पर बहुत आश्चर्य हुआ कि संदेश भेजने के लिए गांव गांव में डाकघर खुले हुए हैं, पर बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलवाया है। फिर हरगोबिंद ने अंदाजा लगाया कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। अपनी कहानी को, अपने पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने कवि फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जान लेते हैं, उसकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के आरोई हिंगना गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के रणशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी मृत्यु 1977 में हुई। फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक कथाकार थे। उन्होंने अचल विशेष में अपनी रचनाओं का आधार बनाकर सनवदिया में आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकुल ताकत छिपी हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। उन्होंने रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मरातक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने के में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू जाती है। आधुनिकवादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रसग्रस्त है, प्राणवान है और नया आयाम ग्रहण कर सकता है कि नगर एवं ग्राम में विवादों से अलग उसे नई संस्कृति गरिमा प्राप्त हुई। फणीश्वर नाथ रेणु ने कई कहानियों का संग्रह किया। उनमें ठुमरी, आदिम रात्रि की महक काफ़ी प्रचलित थी। मेला, आंचल और परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। सनवदिया पाठ में कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु ने जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोबिंद सनवदिया की तरह अपने अचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के आहाकार को
सनवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी सनवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत हो जाती है। सनवदिया कहानी एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को सनवदिया कहा जाता है। यहाँ पर हरगोबिंद एक सनवदिया है। यद्यपि आज गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, पर किसी गुप्त समाचार को ले जाने की आवश्यकता सनवदिया को बुलाकर ही लेती है। गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने अपने मायके समाचार भेजने के लिए हरगोबिंद को बुलाया। यह बड़ी हवेली कभी रौनक वाली होती थी, पर अब सब कुछ बिगड़ गया है। तो इस तरह अब हम अपने पाठ को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी है सनवदिया। हरगोबिंद को अचरज हुआ। भाई हरगोबिंद जो संदेशवाहक है, उसको आश्चर्य हुआ कि बड़ी हवेली से बुलावा आया है। आज गांव-गांव में डाकघर खुले हुए हैं। सनवदिया संदेशवाहक पहुंचाने वाला जो हरगोबिंद था, तो आज भी किसी को सनवदिया की जरूरत पड़ गई है। भाई उसे अचानक से आश्चर्य हुआ कि आज भी सनवदिया की जरूरत पड़ गई है। वो इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, वो कहता है कि इस जमाने में, इस समय में तो घर घर में यानी गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। सनवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? भी सनवदिया यानी संदेश वाहक के मार्फत यानी माध्यम, जरिया, संदेश वाहक के जरिए कोई संवाद क्यों, संदेश क्यों भेजेगा? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। वो कहता है कि आज का समय तो ऐसा है कि आदमी घर बैठे ही लंका तक संदेश पहुंचा सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है और वहाँ का कुशल संदेश मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? तो फिर मेरी यानी हरगोबिंद संदेशवाहक की सनवदिया की बुलावट क्यों क्यों बुलाया गया? हरगोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योटी पाकर अंदर गया। भाई जो हरगोबिंद है, बड़ी हवेली की टूटी हुई जो ड्योढ़ी पाकर पार कर, ड्योढ़ी टूटी हुई थी, उसे पार कर कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। हमेशा की तरह उसने वातावरण को सूंघकर ही यानी माहौल को देखकर ही संवाद का, संदेश का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। उसने सोचा कोई निश्चित ही गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, पैरवा पंछी तक ना जाने। भाई पैरवा मतलब कबूतर, कोई तेज उड़ने वाला पक्षी। भाई यहाँ पर चांद सूरज को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा संदेश लेकर जा रहा है, और पैरवा पक्षी तक ना जाने यानी बहुत तेजी से उड़ने वाले पक्षी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि संदेश क्या है। पाँव लागी बड़ी बहुरिया। भाई उसने बड़ी बहुरिया के पैरों को छुआ। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी। भाई बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने उसको, हरगोबिंद को बैठने को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा और आंखों से इशारा किया और कहा कि कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहो। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की को ही बड़ी हवेली है। भाई जो बड़ी हवेली है, अब वह नाम मात्र की ही बड़ी हवेली रह गई थी। जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, भाई वहाँ पर किसी समय दिन रात बहुत सारे नौकर नौकरानी और बहुत सारे लोग मजदूर की भीड़ लगी रहती थी, काम करते थे। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। देख वहीं आज के समय में हवेली की बड़ी बहू सूपा यानी छाछ, सूप जिसमें गेहूं साफ करते हैं,
हाथ से सूपा में यानी छाछ में गेहूं लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। भाई इन हाथों में, बहुओं के हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की जो नाइन होती थी वो परिवारों को पालती थी, यानी अनाज आदि साफ करती थी, खाना बनाती थी। कहाँ गए वो दिन? भाई वो वहाँ पहले के दिन कहाँ चले गए? हर गोबिंद ने लंबी सांस ली। भाई इस तरह सोचते हुए हर गोबिंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। भाई वो कहने लगे, सोचने लगे कि बड़े भैया के गुजरने के बाद सब खेल ही खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। भाई बड़े भैया के गुजरने के बाद तीनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रेतों ने जमीन पर दावे कर कर दखल किया। भाई रेतों ने, रेत यानी प्रजा ने, प्रजा ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, यानी जिसके वो घर वाला गुजर गया था। कहाँ जाती बेचारी? भाई वो बेचारी कहाँ जाती? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? भाई भगवान तो भले आदमी को ही कष्ट देते हैं। 1 घंटे में ही बीमारी लगी और उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। भाई बड़ी बहू के गले से, देह से, शरीर से जेवर आदि खींचकर छीनकर बंटवारे की लीला शुरू हुई थी। हर गोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। ये हर गोबिंद ने अपनी आंखों से बड़ी बहुरिया के, जैसे द्रौपदी का चीरहरण की लीला होती है उसी तरह सब कुछ हर गोबिंद ने अपनी आंखों से देखा है। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था। भाई बनारसी साड़ियों का 3 टुकड़ों में बंटवारा करके किया था। निर्दयी भाइयों ने, उन भाइयों ने बनारसी साड़ी तक के 3 टुकड़े कर डाले थे। बेचारी बड़ी बहुरिया, ये बेचारी बड़ी बहुरिया ही अकेली रह गई। गांव की मोदियाइन बूढ़ी ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। भाई गांव की जो मोदियाइन बूढ़ी थी वो ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। भाई वो क्या बड़बड़ा रही थी आंगन में बैठी हुई कि उधार का सौदा खाने में तो बहुत मीठा लगता है, पर वो दाम देने में यानी पैसे देने में मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। यानी बड़ी बहुरिया सारी चीज़ें उधार पर लेती थी और पैसे उसके पास होते नहीं थी दाम देने के लिए, और मोदियाइन पैसे लेने के लिए कड़वी बातें बोलती थी। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी, भाई आज मैं सामान के पैसे लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई बड़ी बहुरिया ने मोदियाइन का कोई जवाब नहीं दिया। हर गोबिंद ने फिर लंबी सांस ली। भाई यह सब सुनकर हर गोबिंद ने फिर से सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आगे से नहीं टलती तो बड़ी बहुरिया हर गोबिंद से कुछ नहीं बोलेगी। भाई जब तक ये मोदियाइन आगे से आंगन में से नहीं जाएगी तो बड़ी बहुरिया हर गोबिंद को कुछ भी नहीं बोलेगी। अब वह चुप नहीं रह सका। भाई हर गोबिंद अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने के लिए काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। भाई मोदियाइन काकी, हर गोबिंद कहता है मोदियाइन काकी को कि तुमने अपना बकाया वसूलने के लिए, बचा हुआ बकाया वसूल करने के लिए यह काबुली कायदा तो बहुत अच्छा खूब सीखा है। भाई इस तरह का कायदा तो बहुत अच्छा सीखा है। काबुली कायदा, काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमकर खड़ी हो गई। भाई काबुली कायदे का नाम सुनते ही मोदियाइन जो थी तमकर यानी एकदम गुस्से से खड़ी हो गई। चुप रहे मुंह झोसे निमोछिए। भाई वो कहती है चुप रहे मुंह झोसे निमोछिए। चुप रहे मुंह झोसे या निमोछिए यानी बिना मूछ वाले। क्या करूँ काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं। भाई फिर हर गोबिंद कहता है कि काकी को क्या करूँ काकी, भगवान ने तो मुझे मूछ दाढ़ी दी ही नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। भाई ना तो काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी दी है। फिर काबुली का नाम लिया
तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। भाई तूने काबुली का नाम लिया तो मैं जीभ खींच लूंगी। काबुली कौन था? काकी का आदमी। हर गोबिंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच ले। भाई हर गोबिंद ने मोदियाइन को चिढ़ाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा कि खींच लो। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। भाई 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा नाम का एक आदमी कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और वो मोदियाइन के ओसारे पर यानी बरामदे पर, चौक पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता था और वसूली के समय जोर जुलम से 1 का 2 वसूलता था। भाई वो जो आगा था कपड़ा बेचता था, जब वो कपड़ा बेचता था तो बहुत मीठे से बोलता था, पर जब पैसों की वसूली करता था तो बहुत जोर जुलम से, बहुत गंदी तरह से बोलता था और 1 रुपए का 2 वसूल करता था। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मुरम्मत कर दी। भाई एक बार तो सब उधार लेने वालों ने काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। भाई वो फिर लौटकर कपड़ा बेचने के लिए गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। ये उसके बाद से दुखी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई, यानी गुस्से में रहने लगी। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगे। भाई वो काबुली ही क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का सवांग किया था। भाई गांव में नाचने वाले जो लोग हैं उसने काबुली का संवाग यानी उसकी नकल की थी, उसके संवाग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, तुम हमारे मुल्क जाओगे मोदियाइन। अब काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। भाई तुम हमारे मुल्क में आओगे तो हम तुम्हें काबुली बादाम पिस्ता अखरोट आदि खिलाएंगे। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई। भाई मोदियाइन वहां से बड़बड़ाती हुई गाली देती हुई चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद से कहा, तब जब मोदियाइन वहां से चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद से कहा, हर गोबिंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, भाई तुमको एक संदेश लेकर जाना है। आज ही बोलो, जाओगे ना? भाई आज ही तुम्हें संदेश लेकर जाना है, जाओगे ना? बोलो कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आंखों में डूब गया। नहीं, हरगोबिंद जो है बड़ी बहुरिया की आंखों से आंसू निकलते हुए उन आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है, कहिए क्या संदेश है? संवाद सुनते ही समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। भाई संदेश को सुनाते समय बहुत बड़ी बहुरिया रोने लगी। हर गोबिंद की आंखें भी भर आई। भाई हर गोबिंद की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हर गोबिंद ने। भाई बड़ी हवेली की जो बड़ी बहू है लक्ष्मी को पहली बार इस तरह रोते हुए देखा था हर गोबिंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। भाई हरगोबिंद ने कहा कि बड़ी बहू दिल को कड़ा कीजिए, यानी रोने को रोइए मत। और कितना कड़ा करूँ दिल? भाई बड़ी बहुरिया कहती है, और कितना कड़ा करके रखूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी पे करके पेट पालूंगी। भाई मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी। बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। भाई तुम मेरी माँ के पास जाना और कहना मैं भाई भाभीियों के यहाँ नौकरी करके अपना पेट पाल लूंगी, उनके बच्चों का झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकूंगी। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा लट बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। अगर मेरी माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन डूबकर मर जाऊंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? भाई मैं बथुआ और साग खाकर कब तक जीऊंगी? किस लिए और किसके लिए जीऊंगी? हर गोबिंद का रोम रोम कलपने लगा। भाई हर गोबिंद का जो है रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द है। ठीक
अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। वे जब धान की अगहनी होती है, धान की फसल उगकर बिक जाती है, उस समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। भाई 10-15 दिन तक कर्ज उधार की ढेरी लगा देंगे, कर्ज उधार इतना इकट्ठा कर देंगे कि वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा हर कोई ले जाएगा। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद कर कर ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आएंगे और कच्चे पक्के आम तोड़कर ले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। भाई फिर कभी भी पलट कर नहीं देखते कि बड़ी बहुरिया का कैसे काम चल रहा है, खाना सब कुछ भी नहीं देखते, राक्षस हैं वे सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली। भाई बड़ी बहुरिया ने आंचल के खूंट से यानी उसकी गांठ में से 5 रुपए का एक गंदा सा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना। भाई मैं पूरी राह का खर्च भी नहीं जुटा सकी, वहां से आओगे तो माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, भाई रास्ते का खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूँगा। भाई मैं इस चीज़ का इंतजाम कर लूँगा, तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? भाई बड़ी बहू बोली कि तुम कहाँ से इंतजाम करोगे, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। भाई हरगोविंद ने कहा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। वे चुपचाप बिना किसी हर दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ सनवदिया, अर्थात संदेशवाहक। हरगोविंद सनवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। भाई संदेश पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से सनवदिया बनकर आता है। भाई जो आदमी है भगवान के घर से संदेशवाहक बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, भाई संदेश के हर शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, भाई मैंने तुम्हें जिस सुर और स्वर में संदेश सुनाया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। भाई ठीक उसी ढंग से जाकर मेरी माँ को सुनाना कोई आसान काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही सनवदिया का काम करता है। वे गांव के लोगों की धारणा गलत है कि जो निठल्ला होता है, कि जिसको कोई काम नहीं होता, कामचोर होता है, पेटू जो सारा दिन खाता रहता है, आदमी ही सनवदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। भाई गांव वाले कहते हैं कि ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। भाई जिसके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती वही लोग संवाद का काम करते हैं। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए। भाई जरा सी ही कोई मीठी बोली बोल दे तो वो नशे में आ जाते हैं। ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे, नहीं ऐसे आदमी को भी कोई आदमी कहेगा। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? भाई गांव के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर से माँ बहू बेटी का कोई भी संदेश हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया हो। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। लेकिन इस तरह का संदेश पहली बार लेकर जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। गाड़ी पर बैठते ही, सवार होते ही हरगोविंद को अपने पुराने दिनों के और संवादों को, संदेशों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर से उसके कानों के पास गूंजने लगी। पेया पड़ूं दाढ़ी धरूं, भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ और दाढ़ी धारण करती हूँ, हमको संवाद ले ले, जाऊ रे संवादिया याया। भाई हमारे संवाद ले ले और जा रे संवादिया याया।
यहाँ से संदेश लेकर संदेशवाहक जा। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। भाई जो बड़ी बहुरिया ने संदेश भेजा है, संवाद का संदेश भेजा है, जो भी उसकी हर शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। पर इसके किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। भाई उन्होंने जब ये कहा कि किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिक कर रही है। भाई जो गाय है वो खूंटे से बंध कर बेच हिक कर यानी बेचैन होकर पुकार पुकारना हुकारना कर रही है। और बंदी भूखी प्यासी पुकार रही है, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। भाई मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। हर गोबिंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब। भाई साहब थाना बिहरपुर में डाक गाड़ी रुकती है क्या ये नहीं। भाई थाना बिहरपुर में यह डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कूड़ कर कहा, भाई यात्री ने मानो चिढ़कर कहा, थाना बिहरपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। दे सभी गाड़ियां थाना बिहरपुर में रुकती है। हर गोबिंद ने भाप लिया कि यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है। भाई हर गोबिंद ने उससे बात कर कर इस बात को भाप लिया कि यह आदमी तो चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। भाई उसके संदेश को अपने मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। जब वह उसकी माँ को संवाद सुनाएगा तो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ वह भी रोएगा। भाई बड़ी बहुरिया ने जहाँ जहाँ संवाद कहते हुए रोना आया है वहाँ पर वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जब वो कटिहार जंक्शन पहुंचा और उसने देखा 15-20 साल में तो बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी, थाना बिहपुर खड़गिया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए, गाड़ी लगी हुई है। हर गोबिंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। भाई सचमुच का सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किसी गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उनकी गाड़ी छूट जाती थी। भाई सब पहले तो कटिहार पहुंचकर हमें गाड़ी में चढ़ने के लिए इधर उधर से पूछताछ करनी पड़ती थी और उस पूछताछ के चक्कर में गाड़ी ही छूट जाती थी। लेकिन अब तो अनाउंसमेंट हो रही है कि गाड़ी यहाँ से जाएगी, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। सब कुछ बदल गया है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। भाई गाड़ी जब उसने बदल ली वहां से कटिहार से, तो बड़ी बहू का मुखड़ा उसके सामने आंखों के सामने उभर कर आ गया। हर गोबिंद भाई माँ से कहना, भगवान ने आंखें फेर ली लेकिन मेरी माँ तो ना फेरे। भाई हर गोबिंद भाई को बड़ी बहुरिया ने कहा कि मेरी माँ से जाकर कहना कि भगवान ने तो आंखें फेर ली है मुझसे, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे आंखें ना फेरे। किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊंगी। थाना बिहरपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हर गोबिंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई बार भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। भाई काफ़ी भले बुरे संवाद लेकर वो पहले भी इस गांव आया है, पर इस बार तो उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मेके लौट आवेगी। भाई इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मेके लौट आएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी। क्या बहुरिया गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी? हर गोबिंद का मन कलपने लगा। भाई हर गोबिंद का जो मन है यह सोच सोच कर कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा। भाई फिर उस गांव में क्या रह जाएगा।
गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी। अगर गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? भाई किस मुंह से वह इस तरह का संवाद वहां पर सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? भाई वो उसकी माँ के आगे कैसे सुनाएगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हर गोबिंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। भाई जो जो इस संवाद को सुनेगा वो हर गोबिंद के गांव के ऊपर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? भाई इस तरह का गांव है जहां पर लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हर गोबिंद ने गांव में प्रवेश किया। हर गोबिंद की इच्छा नहीं थी, फिर उसने गांव में प्रवेश किया। हर गोबिंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। भाई हर गोबिंद को देखते ही वहां गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है। भाई जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है। ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। वे सब ये सोचने लगे कि ना जाने वो कौन सा संदेश लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? भाई उन्होंने हर गोबिंद को राम राम करा और कहा कि बताओ समाचार कुशल है ना, ठीक है ना सब? राम राम भैया जी, मैंने भी उनको राम राम किया। भगवान की दया से आनंदी है। भाई भगवान की दया से सब कुछ सही है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। भाई उधर पानी वानी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हर गोबिंद को नहीं पहचाना। भाई बड़ी बहुरिया के जो बड़े भाई है उन्होंने हर गोबिंद को नहीं पहचाना। हर गोबिंद ने अपना परिचय दिया। हर गोबिंद ने उनको अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी हैं? भाई उन्होंने हर गोबिंद से अपनी बहन के बारे में पूछा कि हमारी दीदी कैसी है। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हर गोविंद की बुलहावट आंगन में हुई। अब हर गोबिंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें सिसकियों से भरा हुआ संवाद उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता के पाँव लाकी की। भाई जो बड़ी बहुरिया का संवाद था, सिसकती हुई भरी आंखों भरा हुआ संवाद था जो उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता के पाँव को छुआ और कहा। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? उन्होंने कहा, बेटा बताओ क्या समाचार है? माए जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। उसने कहा, माता जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही है। कोई संवाद, कोई संवाद, कोई संदेश? ए संवाद, ए संदेश? जी संदेश तो कोई नहीं, कोई नहीं है। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। भाई मैं यहाँ सिरसिया गांव आया था तो मैंने सोचा एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं, आप लोगों के दर्शन कर जाऊं। बूढ़ी माता हरगोबिंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? भाई तो तुम कोई संदेश लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा है, यदि छुट्टी हुई हो तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। भाई उन्होंने कहा है कि अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हर गोबिंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। भाई सारी गृहस्थी की जिम्मेवारी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि मैं तो अपने बेटे से कह रही थी जाकर दीदी को लिवाओ। भाई जाकर अपनी बहन को ले आओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब क्या रह गया है? भाई वो तो यहीं रहेगी, अब वहाँ पे क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई है। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली नहीं माई जी, नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं। मैं जमीन जायदाद कोई कम नहीं है, वहीं बहुत है, टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही है, संवाग नहीं। यह बात ठीक है मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया।
गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? भाई गांव की जो लक्ष्मी है वो गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यो देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। भाई देवर लोग जो है हर बार आकर बड़ी बहुरिया को ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोबिंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। भाई बेटा पहले थोड़ा जलपान कर लो। जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं? माँ जी पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। माँ ने कहा कि जवान आदमी तो 5 बार अगर जलपान भी कर ले तो एक प्लेट भरकर दाल भात खा जाता है। हरगोबिंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। भाई हरगोबिंद ने वहां पर कुछ नहीं खाया और उसे खाया भी नहीं गया। संवादिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। भाई जो संवादिया होते हैं वो वहां पर जाकर डट कर खाते हैं और अफारा मारकर सोते हैं। किंतु हरगोबिंद को नींद भी नहीं आ रही थी। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? ने उसने यह क्या किया और यह क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। भाई वह सुबह होते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सारा संवाद सुना देगा। अक्षर अक्षर माँ जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भिजवाकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की झूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोबिंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवादिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। भाई वो संदेश वाहक है, उसका काम सही सही संदेश को पहुंचाना है। वह बड़ी बड़ी बहू के संदेश को सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जाकर बैठ गया। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ? भाई क्या है बेटा, कुछ कहोगे? भाई कुछ बताओ क्या है? माँ जी मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। भाई मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, मुझे आए कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। भाई एक आध दिन रुककर यहाँ पे मेहमानी कर लो। नहीं माँ जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा। भाई दशहरे पर मैं बड़ी बहू के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। भाई जब डटकर मेहमानी करवाऊँगा। इस पर बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? भाई ऐसी इतनी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा। आज थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोबिंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रहा खर्च तो है? भाई रास्ते का खर्च तो है। हरगोबिंद बोला, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। भाई आपकी दुआ से हम मेरे पास किसी की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोबिंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही खरीद सकेगा। और यदि चवन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हो गया। थोड़ा कि आहो रामा, नेहरा को सुख सपन भयो अब। देश पिया की डोलियो चले ई भाई रियो मती, यही कर्म की गति। वे इस तरह सूरदास के सुर को सुनकर, गीतों को सुनकर उसको आराम मिला। सूरदास चला गया और उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं। भाई बड़ी बहुरिया की बातें सुनने फिर से याद आ गई। उसके रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया। भाई किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपे से आवाज आ रही थी, बेरगदी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हर गोबिंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा। उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस दूर। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है। वह पैदल ही जाएगा। हरगोबिंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा है। माँ की सौगात बेटी के लिए है। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। यह सौगात तो माँ की सौगात है, बेटी के लिए है। वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खाएगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। फिर भी वह रास्ते में यही सोचता रहा कि बड़ी बहुरिया को वह क्या जवाब देगा। उसके पैर लड़खड़ाए। उहू, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। उसके पैर लड़खड़ाने लग गया और कहने लगा, अब वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। भाई उसे तो सिर्फ चलना है और जल्दी ही गांव पहुंचना है। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखों उसकी गांव की ओर खींच रही थी। भाई बहुरिया की जो बड़ी बहू की जो डबडबाई हुई आंखें, आंसू से भरी हुई आंखें थी, उसे गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। भाई उसने कहा था उसको, मैं बैठी हुई तुम्हारी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस माँ से कहना। जब वह 15 कोस दूर था तो उसको याद आया, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखलाई पड़ता है। भाई वह सब कुछ सोचता रहा। फिर उसको जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई देता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाए राह देख रही है। बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी हमारे संवाद ले जाओ रे संवादिया याया। भूखी प्यासी बहुरिया हमारे संवाद को ले जाओ रे संवादिया याया। लेकिन यह कहाँ चला गया आया हरगोबिंद। भाई वह कहाँ चला गया हरगोबिंद। यह कौन गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से आ गई नदी। भाई उसे पता ही नहीं था यह कौन सा गांव है। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार आ गया। किसी राह से वह किधर जा रहा है, किस राह से वह किधर जा रहा है। नदी है, कहाँ से नदी आ गई। नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया। वह राह भूलकर ना जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या। वे क्या इस गांव में आदमी नहीं रहते। कहीं कोई रोशनी नहीं है। किससे पूछे कहाँ वह रोशनी है या आंखें। वह खड़ा है या चल रहा है। वह गाड़ी में है या धरती पर। हरगोबिंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हरगोबिंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोबिंद भाई क्या तो हुआ तुमको। भाई बड़ी बहुरिया ने कहा, क्या हुआ तुमको बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद भाई आज अब जी कैसा है। वो बोला कि अब आपका जी कैसा है। लो एक घूंट दूध
और पी लो। मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। भाई उन्होंने कहा कि एक घूंट दूध पी लो, मुंह खोलो और पी जाओ। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। उन्होंने बड़ी बहुरिया के पैर को पकड़ा और कहा, बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। भाई मैं तुम्हारा संवाद मैं तुम्हारी माँ को नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, कि भाई तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। भाई मैं तुमको यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। भाई तुम बड़ी बहू हो, तुम इस सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा। भाई अब मैं खाली नहीं बैठा रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो भाई, तुम बताओ, तुम गांव छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछताता रही थी। भाई संवाद भेजने के बाद से वह अपनी गलती पर पछताती। तो इस प्रकार हमने फणीश्वर नाथ रेणु कवि द्वारा रचित सनवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहनता और विलक्षणता देखी है। असहाय और सहनशीलता नारी मन के कोमल तंतु की और उसके दुख और करुणा की पीड़ा और यातनाओं की ऐसी सूक्ष्मता को देखा है कि आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद सनवादिया की तरह अपने आंचल के दुखों, विपन्न, बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, भाई यहाँ पर बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवादिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में, इस कहानी में लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवादी कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान रही है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वालों के रोम रोम में झंकृत होने वाला लगता है। संवादिया कहानी एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। संवाद या समाचार ले जाने वाले व्यक्ति को संवादिया कहा गया है। यहाँ पर हरगोविंद को संवादिया कहा गया है। यद्यपि आज गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, फिर भी कुछ गुप्त समाचार को ले जाने के लिए संवादियों की आवश्यकता पड़ती है। गांव की बड़ी बहुरिया की, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया को अपने मायके संवाद भिजवाने के लिए संवादिया की आवश्यकता पड़ी। भाई बड़ी हवेली में कभी रौनक होती थी और अब सब कुछ बिखर गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ने की कहानी का मार्मिक कहानी, अत्यंत मार्मिक, दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। तो इस प्रकार हमने अपने पाठ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया, अच्छे से समझा और पढ़ा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यू लेके आएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।